मेरा नाम गीता है। मैं हरियाणा के करनाल ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरे पति राजेश का 4 महीने पहले देहांत हो गया था। 13वीं के बाद ही ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया था। मैं अपनी 2 बेटियों आराध्या जो 7 साल की थी और निम्मी जो 3 साल की थी, उनको लेकर मायके आ गई थी। मेरे देवर सुमित का मेरी बेटी आराध्या से बहुत प्यार था। पति के रहते वो जब भी घर आता तो रात को आराध्या को अपने साथ सुला लेता था। पति गुस्सा करते थे और कहते थे, बेटी अब बड़ी हो रही है, इसे अपने पास सुलाया करो। पर मुझे पति की ये सोच बहुत घटिया लगती थी। एक दिन सुबह उठी तो मेरी बेटी रो रही थी और देवर बिस्तर पर नहीं था। मैंने बेटी को देखा तो उसकी पैंट पर लाल निशान थे। निशान देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बेटी को लेकर डॉक्टर के पास भागी, मगर होश उड़ गए जब डॉक्टर ने बताया। उसी दिन मेरी माँ सुनीता देवी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि बेटी अब तुम दूसरी शादी कर लो। मेरे मरने के बाद दुनिया वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम जवान भी हो, तुम्हारी दूसरी शादी आराम से हो सकती है। थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो फिर कोई भी तुमसे शादी के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन मैं कितनी बार उन्हें कह चुकी थी कि मैं अपनी छोटी बच्चियों को छोड़कर कैसे दूसरी शादी करूं। मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। पति तो चले गए थे, मैं ही इन्हें कमा कर खिलाऊंगी। मगर माँ ने जिद पकड़ ली थी, वो मेरी दूसरी शादी करके ही रहेंगी। इधर 4 महीने पूरे हो चुके थे और अब मुझे अपने पति की समाध पर भी जाना था, जो मैं पिछले 4 महीनों से नहीं जा सकी थी। घर वालों का दबाव था कि 4 महीने तक तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। हालांकि मैंने रो रो कर ना जाने कितनी बार माँ और बुआ कमला की मिन्नत की थी कि बस मुझे एक बार जाने दो, मैं साड़ी ओढ़कर जाऊंगी, रात के अंधेरे में जाऊंगी, बस अपने पति की समाध पर फूल चढ़ाकर आ जाऊंगी। मगर ये जालिम दुनिया वाले कहाँ मानते हैं। माँ मेरा दुख महसूस करती थी मगर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उन पर भी तो घर वालों का दबाव था। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर के साथ ही हमारी बुआ का घर था। वो बार बार माँ के घर आकर ना जाने माँ को क्या क्या पट्टी पड़ा जाती थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम नाफरमान औलाद हो, मेरी बात नहीं सुनती। कुछ देर माँ से बात करने के बाद मैं अपने कमरे में पहुँच गई थी। मैं नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहले ही पहन चुकी थी। मेरी 3 साल की बेटी सोई हुई थी मगर मेरी 7 साल की बेटी जाग रही थी। उसे पता था कि आज हमने उसके पापा की समाध पर जाना है और वो भी साथ जाने की जिद कर रही थी। आराध्या बेटा, तुम साथ नहीं जाओ, तुम नानी के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। समाध पास ही तो है। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के अंदर भरते हुए कहा तो वो कहने लगी कि माँ, आप पापा के पास जा रही हैं तो मैं क्यों ना जाऊं। मैंने भी पापा से मिलना है। मैंने उनसे कहना है कि वो कहाँ चले गए हैं। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मुझे नानी के घर पर अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने घर जाना है। जैसे ही आराध्या ने रोते हुए कहा तो मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए। मैं उसे क्या बताती कि उसके पापा के घर वालों ने हमें उसी दिन घर से निकाल दिया था जिस दिन उसके पापा की 13वीं की रस्म हुई थी। मगर मैं अपनी बेटी के मन में उसके दाद के परिवार वालों के लिए जहर नहीं भरना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि बेटा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ये रोना धोना बंद करो और पापा के पास जाकर तुमने रोना नहीं है, वरना उन्हें तकलीफ होगी। मैं उसे समझा रही थी। वो छोटी सी बच्ची जो अपने पापा के जाने के बाद उम्र से बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी, इस वक्त भी मेरी बात बड़े गौर से सुन रही थी। फिर मैंने साड़ी ओढ़ी और हम दोनों घर से बाहर निकल गए। माँ हमें जाता हुआ देख रही थी। माँ ने आज मुझे मना नहीं किया था और वो मना कर भी नहीं सकती थी। 15-20 मिनट के अंदर ही हम लोग समाध स्थल पर पहुंच गए। जैसे ही मैं अपने पति की समाध पर बैठकर आंसू बहाने लगी तो आराध्या कहने लगी, माँ, आप यहाँ पर क्यों बैठ गई हैं? हमें तो पापा के पास जाना था। उसके मासूम से सवाल पर ना जाने क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं दहाड़े मारकर रोने लगी। हालांकि मैं जानती थी कि ये ठीक नहीं है
उन्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इस वक्त मुझे कोई होश नहीं था। वो बच्ची समझ रही थी कि हम सचमुच में उसके पापा के पास जाने वाले हैं। मैंने आराध्या को अपनी गोद में बिठा लिया। बेटा, तुम्हारे पापा जमीन के अंदर सो रहे हैं, चलो हाथ उठाओ और पापा के लिए प्रार्थना करो कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी मौत पर तो सारे मोहल्ले ने आंसू बहाए थे, क्योंकि हर किसी से उनका लेना देना था। वो ऐसे ही हर किसी की मदद कर देते थे, किसी को उधार देते तो वापस भी नहीं लेते थे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनके जाने के बाद उनकी बेटियां और पत्नी दर दर की ठोकरें खाएंगी। ये तो भगवान का शुक्र था कि पापा की पेंशन आ रही थी, जिससे माँ के घर पर हमारा गुजारा चल रहा था। मेरी बात सुनकर आराध्या ने हाथ खड़े कर दिए। इसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, इतने मोटे मोटे आंसू थे जैसे किसी ने पानी डाला हो। वो रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, मेरे पापा को वापस भेज दो, जब मुझे पापा के पास भेज दो। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। आपने मेरे पापा को अपने पास क्यों बुला लिया? वो अपनी मासूम सी आवाज से भगवान से शिकायतें कर रही थी, और इस बार मैंने उसे रोका भी नहीं था। मैं उसे क्यों रोकती? वो अपने भगवान से बात कर रही थी, तो मेरा हक नहीं बनता था। और वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बच्चियों की ऐसी परवरिश करूंगी कि वो भगवान के अलावा किसी से भी उम्मीद नहीं रखेंगी। कितनी ही देर हम दोनों माँ बेटियां वहां बैठकर आंसू बहाती रही और प्रार्थना करती रही। 2 घंटे बाद जब मुझे एहसास हुआ कि निम्मी उठ गई होगी और माँ को तंग कर रही होगी, तो मैंने आराध्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। मगर वो जमीन पर लेटने लगी और कहने लगी कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे पापा के पास रहना है। मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, पापा बात नहीं कर रहे, वो सोए हुए हैं, हम फिर से आएंगे। तो आराध्या खामोश होकर मेरे साथ चलने लगी। रास्ते में वो इतने मासूम मासूम सवाल कर रही थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा, और मैं वो गलती कर बैठी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं भगवान से शिकायत करने लगी कि हे भगवान, आखिर आपको मेरी बच्चियां ही अनाथ करने के लिए मिली थी? क्या मेरा नसीब इतना बुरा था कि मैं अपनी बच्चियों को खुश भी ना रख सकूं? मैं शिकायत कर बैठी, लेकिन अगले ही कदम मैंने भगवान से माफी मांग ली, क्योंकि शिकायत करना भी एक बहुत बड़ा पाप है। हम इंसान क्या जाने कि भगवान के किस काम में क्या भलाई होती है। हम घर पहुंचे तो निम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, और माँ उसे संभाल रही थी। वो दूध भी नहीं पी रही थी, बार बार बोतल को नीचे फेंक रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो चारपाई से नीचे उतरकर मेरी तरफ दौड़ लगा दी और मेरे पैरों से लिपट गई। माँ नाराज हो रही थी और कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा भी था कि ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हारी ये बच्ची मेरे पास बिल्कुल भी नहीं टिकती। माँ ने कहा तो मेरा दिल भी चाहा कि माँ से कह दूं कि माँ अब देखो तो, वो तो आपके पास थोड़ी देर भी नहीं टिकती, और आप कहती हैं कि मैं इन दोनों को आपके पास छोड़कर अपना घर बसा लूं। इसीलिए तो मैं दूसरी शादी नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये इनसे नहीं संभलेंगी, इन्हें सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। फिर मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ अपने कमरे में चली गई, और फिर वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोगों के ताने और बातें भी बढ़ती जा रही थी। पहले तो हर कोई कहता था कि 4 महीने का सूतक है। अब सबकी जुबान पर एक ही बात होती थी कि आखिर अपनी बेटी का घर फिर से क्यों नहीं बसा देती? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी और ये मोहल्ले के शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती रहेगी? ये बात मेरी बुआ ने की थी, और जो मैंने छुप कर सुन ली थी, और इस वक्त मेरा दिल फटने को आ गया। ना जाने उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला था। हालांकि मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो साड़ी पहनकर निकलती थी, और आज तक मैंने कभी भी किसी भी मोहल्ले के मर्द से बात तक नहीं की थी। हालांकि सभी हमारे रिश्तेदार थे।
यहाँ दूसरे मोहल्ले में सारा मेरा ससुराल मौजूद था, लेकिन आज तक मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उनसे बात करूं। मैं तो शादी से पहले भी उनसे बात नहीं करती थी और अब लोग मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे और मेरा दिल चीर रहे थे। इस दिन तो मैंने बुआ से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो दोबारा आकर माँ से कहने लगी, अगर तुम कहो तो इसके लिए कोई रिश्ता ला दूँ। वैसे मेरी नज़र में एक रिश्ता है, 70 साल का बूढ़ा आदमी है लेकिन अच्छा कमाता है, ये वहाँ पर आराम करेगी और बच्चियों का क्या है, ये खुद ब खुद ही बड़ी हो जाएंगी। ले अगर सारी ज़िंदगी तुमने उसे अपने सिर पर बिठाए रखा तो कल को तुम्हें ही परेशानी होगी। मैं कमरे में थी और बुआ और माँ दूसरे कमरे में मौजूद थी। जब बुआ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं सारी शर्म भूलकर फौरन से माँ के कमरे में पहुँच गई। बुआ, मैं आपको यहाँ पर आने से मना तो नहीं कर सकती क्योंकि ये आपके भाई का घर है और मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ और आप मेरी बड़ी हैं, लेकिन आप भी तो कुछ ख्याल करें। आपको क्या लगता है कि मैं एक 70 साल के बूढ़े से शादी कर लूँगी तो खुश रहूँगी और मेरियाँ बच्चियाँ भी जहाँ पर खुद ब खुद बड़ी हो जाएंगी? लेकिन अगर मैं शादी नहीं करूँगी और अपनी बच्चियों के साथ सारी ज़िंदगी उनकी रक्षा करके उनके पीछे खड़ी रहूँगी तो हमारी ज़िंदगी और माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपे से बाहर हो गई, मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे और मैं ऊंची-ऊंची आवाज़ में ना जाने क्या-क्या कहती जा रही थी, जो मैंने आज तक कभी भी अपने बड़ों से नहीं कहा था। मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े से इतनी बदतमीजी और ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। मेरी बात सुनते ही बुआ कमला तो हाथ से निकल गई। इन्होंने अपना पल्लू सर पर ठीक करते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी बेटी तो हाथ से निकल गई है, इसीलिए तो इसका ऐसा नसीब फूटा है, वरना ऐसे ही लोग जवानी में नहीं मर जाते। इसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसके पति बेचारे की जान चली गई है। वो अच्छा इंसान था, ये नहीं जाने कैसे उसके पल्ले पड़ गई और उसकी ज़िंदगी खा गई। मैं तो इसकी हमदर्दी में कह रही थी, मगर जब उसे ही कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुआ ये कहकर वहाँ से जाने लगी, मगर मैंने उन्हें रोक लिया। प्लीज़ मेरा और मेरी बेटियों का पीछा छोड़ दें। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं अपने पति की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी, मगर दूसरी शादी नहीं कर सकती और इस सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती जब मेरी बच्चियों को मुझसे जुदा किया जाए। इस बात पर बुआ के कान खड़े हो गए और फिर वो कहने लगी, अच्छा फिर शादी कर लोगी अगर मैं कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ दूँ जो तुम्हारी बच्चियों को भी अपना ले। वैसे पराई बच्चियों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। आजकल के ज़माने में कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तुम मेरे भाई की औलाद हो, भले ही तुम मुझे कुछ नहीं समझती, मगर तुम मुझे अपनी बेटी की तरह लगती हो। ना जाने तुम खुद क्यों इतनी जल्दी बदलने लगी। मैं सोचने लगी कि शायद वाकई में इन्हें मेरा एहसास है, मगर जुबान की कड़वी होने की वजह से वो मुझे ठीक नहीं लगती थी। वो वहाँ से चली गई और मैं माँ के पास आकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे और माँ मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कह रही थी कि बेटा तुम उदास नहीं हो, खुश रहा करो, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, शादी होनी होगी तो हो जाएगी, वरना अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। शायद माँ को भी मेरा एहसास होने लगा था, लेकिन अब मेरी सोच बदलने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई मैं और मेरी बच्चियाँ माँ पर बोझ ही तो हैं। पहले मेरा मन इतना ज़्यादा पक्का नहीं था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी गंभीरता से सोचने लगी कि वाकई में इसमें ही मेरी भलाई है कि मैं अपना घर फिर से बसा लूँ। मैं अब इस बारे में सोचने लगी थी। फिर 2-4 दिन बाद जब बुआ आई तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कह रही थी कि सुनीता, तुम्हारी तो किस्मत जाग गई है। मेरी अपनी एक जानने वाली से बात हुई। उसके भतीजे की शादी के अगले ही महीने उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वो चली गई थी और अब उसकी शादी को भी 5-6 साल गुजर चुके हैं। उसने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन अब
वो दोबारा इसके लिए रिश्ता देख रही हैं, तो मैंने तुम्हारा जिक्र किया। बस प्रार्थना करो कि वो लोग तुम्हें भी अपना ले और साथ में तुम्हारी बच्चियों को भी। जब बुआ ने ये कहा तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो मैं लोगों के तानों से बच जाऊंगी और मेरे सर पर एक मर्द का साया आ जाएगा जो मेरी बच्चियों को भी संभाल लेगा। क्योंकि मैं समझती थी कि हर कोई समाज में एक जैसा नहीं होता, हर कोई अलग होता है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे रिश्ते की बात बढ़ती जा रही थी। वहीं पर बुआ और माँ ने मेरे रिश्ते की बात चलाई थी। जब वो आदमी साथ आया तो वो मुझे अच्छा लगा। मेरी ही उम्र का था और थोड़ा बहुत बड़ा होगा। शक्ल से भी बहुत सुलझा हुआ लग रहा था और परिवार भी अच्छा लग रहा था। और जब माँ और बुआ ने मेरी शादियों की बात चलाई तो कासिम की माँ ने कहा कि हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है, बच्चियां तो सबकी साझी होती हैं, बस आप हमें अपनी बेटी का हाथ दे दें ताकि हमारे बेटे का घर बस जाए। हमारे लिए यही बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बेटा इतने अरसे बाद आपकी बेटी की तस्वीर देखकर रिश्ते के लिए मान गया है। मैंने बस एक नज़र ही कासिम को देखा था और फिर नज़रें झुका ली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गए हुए पति के साथ बेवफाई कर रही हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं एक नए बंधन में बंध गई थी और अब मेरा पुराना वक्त बिल्कुल पीछे रह गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने गए हुए पति के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में सोचती तो ये कासिम के साथ बेवफाई होती और मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि कासिम कितने अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मेरी दोनों बेटियों को और मुझे अपना लिया है। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और फिर मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी बच्चियां भी मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। किसी को कोई एतराज नहीं था। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं दिल ही दिल में बुआ को दुआएं दे रही थी कि भले ही बुआ जितनी भी कड़वी बातें करें, इन्होंने मेरे लिए अच्छा फैसला किया है। ये तो मैं जानती थी अगर मैंने सारी जिंदगी माँ के घर पर गुजारी तो लोग मुझे ताने ही मारते रहते। कोई कहता कि चरित्र खराब है तो कोई कहता कहीं मुंह काला करती रही है इसीलिए शादी नहीं करती। लोगों की तरह तरह की बातें थीं और मैं उनके मुंह पर हाथ नहीं रख सकती थी। सिर्फ मैं अपने आप को बदल सकती थी और अब मैंने अपना नसीब बदलने की कोशिश कर ली थी। मैं नहीं जानती थी कि ये एक बहुत ही गलत फैसला साबित होने वाला है। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर मेरा खूब अच्छे से स्वागत किया गया। भले ही शादी सादगी से हुई थी मगर मेरे कमरे को सजाया गया था। मेरी बच्चियां मेरे साथ कमरे में आने लगी थी लेकिन उस वक्त मेरी सास ने उन्हें रोक लिया और मुझे कहने लगी कि बेटी मैं इन्हें अपने कमरे में सुला लेती हूँ, कुछ दिन तुम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारो, जब कुछ समय हो जाएगा तो तुम उन्हें अपने पास रख लेना। मेरी सास की ये बात मेरे दिल और दिमाग को अच्छी लगी थी। मैं समझ रही थी कि वो मेरा ख्याल कर रही हैं और वाकई में वो मेरा ख्याल ही कर रही थी। वो मुझे एक अच्छी और धैर्य वाली औरत लगती थी। मैं कासिम के साथ कमरे में आ गई। मैं सोफे पर बैठी। मैं कोई कुंवारी दुल्हन तो नहीं थी, मैं ये सब पहले भी देख चुकी थी, इसीलिए दिल में अब कोई डर और शर्मिंदगी नहीं थी जो पहली शादी के वक्त होती है। कासिम ने मेरा हाथ थामा और कहने लगे कि अपनी पत्नी की मौत के बाद मैंने सोच लिया था कि कभी भी शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब रिश्ते वाली आंटी ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मेरा दिल चाहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तुम मुझे पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी। क्या तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुई? वो मुझसे मेरी मर्जी पूछ रहे थे। हालांकि अब कोई फ़ायदा नहीं था, शादी हो चुकी थी और वैसे भी मुझे कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए मुझे इनका पूछना अच्छा लगा था। नहीं कासिम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पहले अपनी बच्चियों के लिए शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बच्चियों और मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो फिर मैंने अपना मामला भगवान के हवाले कर दिया।
हम दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि दिल चाहा कि उनका हाथ चूम लूं। और फिर ये रात यूं ही गुजर गई। सुबह सवेरे ही मेरी सास मेरी बच्चियों को मेरे कमरे में ले आई थी। मेरी बच्चियां मेरे गले से लगकर रो रही थी और कह रही थी कि माँ, हमें आपके साथ सोना है, हम इन दादी के पास नहीं सोएंगी। इस बात पर मेरा तो शर्म से बुरा हाल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कासिम और मेरी सास को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही कासिम ने कहा कि ठीक है बेटा, आप लोग हमारे पास सोना, ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस दुनिया में इतना भी अच्छा हो सकता है जिसे कोई एतराज नहीं। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। मेरी दोनों बच्चियां हमारे पास ही रहने लगी थी। दरअसल इस घर के दो हिस्से थे। एक हिस्सा मेरा और कासिम का था और दूसरे हिस्से में कासिम का कुंवारा भाई और उसकी माँ रहते थे। हमारे हिस्से में 2 कमरे, बरामदा, रसोई, बाथरूम वगैरह सब कुछ था। वैसे तो कासिम ने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन मुझे दिल ही दिल में महसूस होता था कि शायद उन्हें अच्छा ना लगे कि बच्चियां हमारे ही कमरे में सोएं। इसीलिए मैंने एक और जुगाड़ लगा लिया। दोनों कमरों के बीच में एक दरवाजा था और इस दरवाजे से दोनों कमरों में आ जा सकते थे। मैंने दूसरे कमरे में बच्चियों का बिस्तर लगा दिया और उनका सारा सामान भी वहीं था। वो इसी कमरे में सोती थी। उन्हें डर भी नहीं लगता था क्योंकि हम बीच वाला दरवाजा खोलकर रखते थे। और बच्चियां भी खुश थी कि वो मेरे पास हैं। और ये जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। मैं समझती थी कि ये फैसला मेरे हक में बड़ा ही अच्छा साबित हुआ है। दोपहर का वक्त था। मैं रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक से मुझे आराध्या के रोने की आवाज आई। मैं फौरन से भागकर कमरे में गई तो वो जमीन पर गिरी हुई थी और कह रही थी कि मेरा पैर मेज से लग गया है। कासिम भी दौड़कर दूसरे कमरे से आ गए थे। वो भी उसे प्यार करने लगे। वो मेरी बच्चियों से ऐसे प्यार करते थे जैसे वो इनकी अपनी बच्चियां हों। सुमन, तुम जाओ खाना बनाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। बल्कि मैं अपनी बेटी को बाहर लेकर जाता हूँ। मेरी बेटी जो कहेगी वो मैं उसे खरीद दूंगा। इन्होंने आराध्या का हाथ थामकर कहना शुरू किया तो आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी स्कूल से रसोई में आकर काम करने लगी और छोटी निम्मी भी मेरे पास रसोई में फर्श पर खेल रही थी। मैं अपने काम में मगन थी। जब थोड़ी देर बाद मैं काम खत्म करके बाहर निकली तो कासिम और आराध्या कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। उन्हें ना पाकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि जरूर कासिम उसे चुप करवाने के लिए बाजार लेकर गए हैं। और फिर जब वो कुछ देर बाद वापस आए तो वो खाली हाथ नहीं थे। आराध्या ने बहुत सारे खिलौने और खाने पीने की चीजें ली हुई थी, जिसमें निम्मी के लिए भी बहुत सारी चीजें थी। आते साथ ही कासिम ने वो थैला मेरे हवाले किया। कहने लगे कि इसमें बच्चियों के लिए कुछ सामान है, अगर और कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता देना। और हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना कर दो, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और ये कहकर बरामदे में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गए और मैंने फौरन से रसोई की तरफ दौड़ लगा दी। अपने पति की सेवा मैं कैसे ना करती, जिन्होंने मुझे और मेरी बच्चियों को इस वक्त घर की मालकिन बना दिया था। कभी कभी मेरा दिल डरता था कहीं उनका रवैया बदल ना जाए, कहीं वो मेरी बच्चियों को बोझ ना समझने लगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनका रवैया तो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा था। मैंने आराध्या को यहीं के करीबी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और अब मेरी शादी को 20 से 25 दिन हो गए थे और हर गुजरता हुआ दिन मेरे लिए एक खुशी लेकर आता था। आज हमने कासिम के साथी के घर खाने पर जाना था और मैं चाह रही थी कि बच्चियों को लेकर ना जाऊं। मुझे हमेशा कासिम का ख्याल आता था।
मुझे लगता था कि इन्हें किसी बात पर अजीब ना लग जाए कि हर वक्त बच्चियां हमारे साथ चिपकी रहती हैं। भले ही हम दोनों की दूसरी शादियां थीं, लेकिन आपस में तो हमारी पहली शादी थी और मुझे लगता था कि उनके दिल के अरमान पूरे नहीं हो रहे। बच्चियां जिद कर रही थी कि वो हमारे साथ जाएंगी, लेकिन मैंने डांट कर चुप करवा दिया और कासिम की भी कोई बात नहीं मानी थी। और फिर जब हम घर से निकले तो निम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी और अपनी मासूम सी आवाज़ में कहने लगी, माँ मुझे भी साथ जाना है। कासिम बार बार कह रहे थे कि बच्चियों को साथ ले चलते हैं, मगर इस बार मैंने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और निम्मी को अपनी सास के हवाले करके हम बाहर निकल गए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी बच्चियों पर जुल्म कर रही हूँ, बल्कि मैं एक माँ बनकर उन्हें पाल भी रही थी और अपने पति को उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी देना चाहती थी। खाने पर उनके घर में बड़ा ही मज़ा आया। कासिम मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और अपने सभी साथियों और दोस्तों से मेरी जान पहचान भी करवाई। और फिर रात गए हम घर वापस आ गए। हम सबसे पहले बच्चियों के कमरे में गए। वो दोनों सो चुकी थी। उन्हें सोता हुआ देखकर कासिम कहने लगे कि मैं तो कहता हूँ कि निम्मी को अपने साथ सुलाया करो, बेचारी छोटी सी है, कहीं डर ना जाए। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, वो दोनों बहनें साथ सोती हैं। हम अपने कमरे में आ गए, लेकिन कासिम अब भी यही बात कह रहे थे कि मेरी बात पर गौर करो, छोटी बच्चियां डर जाती हैं, ये ना हो कि इनके मन पर कोई असर हो जाए। और वो अभी छोटी सी तो है और तुमने इसका बिस्तर अलग कर दिया है। वो ये कहकर बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चले गए और मैं इस बारे में सोचने लगी कि जब उन्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बच्चियों को दूसरे कमरे में सुला रही थी, जबकि कासिम को कोई दिक्कत नहीं थी और माँ के घर पर तो मैं अपनी दोनों बच्चियों को अपने पास ही सुलाती थी। यहाँ तक कि मैं तो उन्हें अपने सीने से लगाकर सुलाया करती थी, जिससे मुझे ठंडक महसूस होती थी। फिर मैंने सोचा कि कल निम्मी को अपने पास सुलाऊंगी। अब तो वो वहाँ पर आराम से सो रही है तो वहीं पर सोने देती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कासिम की इस बात के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। और फिर अगला सारा दिन यूं ही गुजर गया। कासिम ज़्यादा समय घर पर नहीं होते थे और वो सुबह के गए हुए दोपहर को ही वापस आते थे। उनका काम ठीक ठाक चल रहा था। मेरा देवर और सास भी अच्छे थे, इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती थी, बल्कि मेरा देवर तो मुझे बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह लगता था। मैंने कभी भाई का प्यार नहीं देखा था, क्योंकि मैं माँ पापा की इकलौती बेटी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि भाई ऐसे होते हैं। मेरा देवर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता था, कभी मेरे लिए कुछ लाता तो कभी बच्चियों के लिए। मैं जब भी कभी माँ के घर जाती तो वो मेरी खुशी देखकर खुश हो जाती और बस यही कहती कि बेटा हमेशा माँ बाप की बात ही माननी चाहिए, बड़ों की बात में कोई ना कोई भलाई छुपी होती है, हमेशा अपनी जिद नहीं करते। अगर आज भी तुम जिद करके यहीं बैठी रहती तो आज भी लोगों के ताने सुन रही होती और बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा होता। देखो तो तुम्हारी बच्चियां भी खुश हैं, उनका खर्चा भी तुम्हारा पति उठा रहा है और तुम भी खुश हो। और तुम जिंदगी में क्या चाहती हो? माँ की बातें मेरे दिल पर गहरा असर करती थी और मैं वाकई में यही सोचने लगी कि वो जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं। और बाद में मुझे इस चीज़ का एक और जवाब मिल गया कि बेशक बड़े ठीक कहते हैं, लेकिन हर बार भी वो ठीक नहीं होते, या कभी कभी हमारी किस्मत ही इन्हें गलत साबित कर देती है। वक्त गुजरता जा रहा था और आज मैंने निम्मी को अपने पास सुलाया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कासिम और मैं पलंग के कोनों पर सोए हुए थे और बीच में निम्मी सोई हुई थी, मगर अभी तक उसे नींद नहीं आई थी। वो कासिम के साथ बातें कर रही थी और वो भी उससे प्यार जता रहे थे। मैं अपने मोबाइल पर अपनी सहेली से बात कर रही थी।
बीच में कासिम और निम्मी की आवाज़ें भी मेरी सहेली के पास जा रही थी। इसीलिए मेरी सहेली कह रही थी कि वाकई में यार हर वक्त भगवान से शिकायत नहीं करते, कभी कभी भगवान हमारी ज़िंदगी में वो करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम राजेश से ज़्यादा कासिम के साथ खुश हो। इस बात पर मेरे गले में आंसू का एक फंदा फंसने लगा था, क्योंकि राजेश भले ही मेरे साथ नहीं थे और मैंने कभी उन्हें सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं उसे कासिम के साथ बेवफाई समझती थी, लेकिन कभी वो मेरे मन से भी नहीं निकले थे। मैंने बात बदलकर अपनी सहेली से कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने लगी हूँ। यहीं पर हमारी बात खत्म हो गई। बात खत्म हुई तो मैंने देखा कि कासिम निम्मी का सर थपथपा रहे थे और वो बोतल मुंह में लिए आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन अभी शायद वो जाग रही थी और फिर थोड़ी देर बाद सो गई। देखा कितने सुकून से सो रही है। मैं जो कहता था उसे अपने पास सुलाया करो, मगर नहीं, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती। कासिम की बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे अब तो छोड़ो इस बात को, अब तो मैंने आपकी बात मान ली है। वैसे आप ठीक ही कहते हैं। देखे निम्मी कितना सुकून से सो रही है और मुझे उम्मीद है कि ये रात को उठेगी भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी माँ के पास सो रही है। कासिम और मैं ढेर सारी बातें करने के बाद सो गए, लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो कासिम पलंग पर मौजूद नहीं थे। तो मैं हैरान हो गई कि वो कहाँ गए, मगर मेरा नींद से बुरा हाल था, इसीलिए वहीं पर मैं दोबारा से सो गई। और सुबह जब मैंने कासिम से इस बात का जिक्र किया तो कहने लगे, मैं तो कहीं नहीं गया, हाँ बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। उनकी इस बात पर मुझे समझ नहीं आई कि इस वक्त वो बाथरूम में होंगे। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या करते फिर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आराध्या मुझे कुछ बदली बदली सी लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं उससे जब भी पूछती तो वो कहती कि कोई बात नहीं माँ, लेकिन माँ तो फिर माँ ही होती है। अब मैं उसकी फिक्र में रहने लगी थी। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो खुश रहती थी, मगर अब वो पूरी तरह से बदलने लगी थी। मैंने एक दो बार कासिम से भी इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगा, ये तुम्हारा वहम है, मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। सुबह सुबह का वक्त था, मैं रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैं कई बार आराध्या को आवाज़ लगा चुकी थी कि बेटी नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें स्कूल पापा छोड़ आएंगे, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो स्कूल की ड्रेस पहने हुए थी और बैग पैक कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, माँ मैं बस आ ही रही थी। और फिर जब मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि माँ क्या मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा सकती। उसकी इस बात पर मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि ये कैसा सवाल है। आज तक आराध्या ने कभी भी ऐसी बात नहीं की। नहीं बेटा, मेरे पास समय नहीं होता, मैंने सुबह घर के काम करने होते हैं, निम्मी को संभालना होता है और फिर तुम्हारी दादी को नाश्ता भी देना होता है। तुम पापा के साथ जाती हो, क्या तुम्हें उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगता? जहाँ कोई दिक्कत है वो नहीं सोच रही थी जो आराध्या कहना चाहती थी, मगर वो कह नहीं पाई क्योंकि वो मासूम बच्ची थी। मेरी बात पर उसने ना में सिर हिला दिया। शायद उसे खुद भी अभी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। वक्त इसी रफ्तार से गुजरता जा रहा था और मैंने अब आराध्या की बातों और उसके व्यवहार को भूलना शुरू कर दिया। आज मैंने अपनी सास से इजाज़त ले ली क्योंकि मैं आज अपनी सहेली के घर जाना चाहती थी। रविवार का दिन था, दोनों बच्चियां भी घर पर थी और कासिम भी, लेकिन उन्हें कोई काम था, इसीलिए वो कह रहे थे कि तुम टैक्सी में चली जाओ या फिर तुम्हें रवि छोड़ आएगा। रवि भी सुबह से घर पर नहीं था, इसीलिए फिर मुझे टैक्सी में ही जाना पड़ा। मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ जब अपनी सहेली के घर पहुंची तो वो आराध्या को देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ है, क्या ये बीमार है? अपनी सहेली की बात सुनकर मैं हैरान हो गई।
कि वो ऐसी बात क्यों कर रही है। नहीं शालिनी, ये बीमार तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बेटा आंटी को बताओ तुम ठीक हो ना। मैंने आराध्या का कंधा थपथपाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों मेरी सहेली के बच्चों के साथ खेलने के लिए चली गई और अब मेरी सहेली मुझसे कह रही थी कि आराध्या का ख्याल रखा करो, शायद उसे नया माहौल पसंद नहीं आ रहा। ये मुझे कुछ उदास उदास सी लग रही है। देखो वजन भी कितना कम हो गया है, कितनी कमजोर लग रही है। जब शालिनी ने आराध्या की तरफ देखते हुए कहा, जो दूर उसकी बेटी के साथ खेल रही थी, तो मैं भी इसी सोच में डूब गई कि क्या वाकई में शालिनी की बात में कोई ना कोई सच्चाई है। लेकिन मैं इस नतीजे तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकी जो मेरी पीठ पीछे हो रहा है। और फिर वहां पर कुछ समय गुजारने के बाद जब मैंने कासिम को फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ और तुम लोगों को घर ले आता हूँ। थोड़ी देर के अंदर ही वो आ गए। मैं और निम्मी पिछली सीट पर बैठे थे और आराध्या आगे बैठी हुई थी, क्योंकि कासिम ने उससे कहा था कि बेटा तुम आगे बैठ जाओ। जब उसने ये कहा तो मैंने आराध्या के चेहरे पर थोड़ी घबराहट देखी थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आराध्या कासिम से डर रही है, या फिर अभी कासिम ने गुस्सा किया होगा, इसीलिए आराध्या ने इस बात को दिल पर ले लिया होगा। वो बड़ी मासूम थी, जब कभी मैं भी इस पर गुस्सा करती थी तो वो मुझसे 2-4 दिन तक बात नहीं करती थी। मैंने यही सोच लिया कि जरूर कासिम और आराध्या के बीच में यही चल रहा है, क्योंकि कभी कभी कासिम गुस्सा भी करते थे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं समझती थी कि वो उसके पिता हैं और पिता हमेशा बच्चों को अच्छा बुरा सिखाते रहते हैं। और आखिरकार हम घर भी पहुंच गए। वक्त का पहिया यूं ही घूमता जा रहा था और मेरी ज़िंदगी के दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे और मेरी शादी को पूरे 2 महीने हो गए और अब आराध्या एक जीती जागती लाश की तरह रहने लगी। वो पिछले 1 हफ्ते से बीमार थी, इसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कासिम भी इसकी वजह से परेशान रहते थे, कहते थे समझ नहीं आती कि बच्ची के साथ दिक्कत क्या है, अगर तुम कहो तो उसे किसी दूसरे शहर के डॉक्टर के पास ले चलें। लेकिन मुझे लगता था कि आराध्या को कोई बीमारी नहीं है, बस वो मुझसे कुछ छुपा रही है, जहाँ कोई परेशानी है उसने अपने मन में ले ली है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी मैं उससे पूछती तो वो मना कर देती और अब डरी सहमी रहने लगी थी। शाम का वक्त था, हम लोग खाना खा चुके थे। आराध्या की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने खाना आज भी नहीं खाया था, बस दोपहर में ही थोड़ा बहुत कुछ खाया था और हर रोज रात का खाना छोड़ने लगी थी, जैसे खाने से डर महसूस होता हो। और आखिरकार वो रात भी आ गई। मैं निम्मी को लेकर अपने कमरे में आ गई। यहाँ पर कासिम पहले से मौजूद थे, आराध्या अपने कमरे में ही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो वो आराम से लेटी हुई थी और फिर मैं बीच के दरवाजे से वापस अपने कमरे में आ गई। मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज मैंने बहुत सारे काम किए थे, कपड़े धोए और घर को भी अच्छी तरह साफ किया था। मेरा शरीर टूट रहा था, कोई हिम्मत नहीं थी, कमर अकड़ गई थी। जैसे ही मैंने पलंग पर कमर टिकाई तो एक आह की आवाज़ मेरे मुंह से निकल गई और फिर मैंने निम्मी को पलंग पर लिटा दिया और वो भी नींद के लिए बेताब हो रही थी। और फिर थोड़ी देर के अंदर ही अंदर मुझे नींद आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है। अगर मैं जान लेती तो शायद मैं कोई कदम उठा लेती और मेरी बच्ची बेचारी का मन खराब ना होता। लेकिन हर काम का एक तय समय होता है और अब वो समय आ गया था। आधी रात का वक्त था। प्यास की वजह से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कासिम पलंग पर मौजूद नहीं और अब अक्सर वो पलंग से गायब रहने लगे थे, मगर मैं समझती थी कि शायद वो बाहर टहल रहे होंगे, क्योंकि अक्सर वो कहते थे कि मुझे अंदर घुटन महसूस होती है
और उनकी एक गंदी आदत ये भी थी, जिसे मैंने ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया था। वो सिगरेट भी पीते थे, इसीलिए कभी कभी मुझे लगता था कि शायद सिगरेट की वजह से वो बाहर चले जाते होंगे। लेकिन आज मुझे प्यास ने पलंग से उठा दिया। मैंने देखा तो जग में पानी मौजूद नहीं था। मैं जग उठाकर रसोई की तरफ आ गई। मैं रसोई से पानी पीकर जब बाहर निकली तो आंगन में पूरा सन्नाटा था। वहां पर कासिम नहीं थे तो मुझे धड़कन सी लगी कि वो कहाँ जा सकते हैं, और वो भी इतनी रात को। ना जाने रात का कौन सा समय था, मैंने घड़ी भी नहीं देखी थी। मैं फिर से अंदर आ गई। मैं परेशानी में इधर से उधर टहलने लगी थी। नहीं जानती थी कि वो साथ वाले कमरे में हैं। और फिर मुझे ख्याल आया कि चलो आराध्या की तबीयत देख लेती हूँ, वो आराम से सो रही है या नहीं। मैंने जैसे ही बीच के दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर आराध्या अकेली नहीं थी, बल्कि कासिम भी उसके साथ पलंग पर चढ़कर बैठे हुए थे और उसके माथे से बाल हटा रहे थे। और आराध्या डरी सहमी हुई थी। कमरे की छोटी लाइट जल रही थी। आराध्या की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, जो शायद मैं पहले नींद में नहीं सुन पा रही थी। और फिर जब उसकी हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि पापा प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ये क्या कर रहे हैं, तो मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे। इसी वक्त मैं अंदर गई और कमरे की बड़ी लाइट जगा दी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो ये समझ ना पाती। अब सारी कहानी मेरे सामने खुल गई थी। मैं समझ गई कि मेरा पति ही एक घटिया इंसान है, जिसने मासूम सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अब मुझे समझ आ गई थी कि वो निम्मी को यहाँ पर क्यों सुलाना चाहता था, ताकि निम्मी मेरे पास रहे और वो आराम से आराध्या को तंग कर सके। लाइट जलते ही कासिम के चेहरे के होश उड़ गए, तो वो आगे बढ़े और अपने हाथ से मेरा मुंह दबोच लिया। आराध्या मेरे पैर पकड़कर सिसक रही थी और अब तो मेरी भी सिसकियां निकलना शुरू हो गई। इन्होंने मेरा जबड़ा सख्ती से पकड़ रखा था और कह रहे थे, तुम क्या समझती हो कि तुम जैसी औरत के लिए मैं मरा जा रहा था और इसीलिए तुमसे शादी की। मैं ऐसे बिना वजह तुम्हारी बच्चियों का बोझ नहीं उठा रहा था, और वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है। इनकी इस बात पर मेरा सारा घमंड टूट गया और मैं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अगर आपने यही सब करना था तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की। मैं अपनी बच्चियों के लिए शादी नहीं करना चाहती थी, ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी खराब ना हो, और आपने वही किया जिसका मुझे डर था। मैं रोते जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ और भी बुरा होने वाला है। इन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और कहने लगे कि ठीक है, तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जब इन्होंने ये कहा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ से उठ नहीं पाऊंगी। मैं जीती जागती लाश बन गई थी। मगर थोड़ी देर बाद मुझ में ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने अपना सामान समेटा और आधी रात को अपनी बच्चियों के साथ बाहर निकल आई। वहाँ पर कोई ऑटो मौजूद नहीं था। मैं पैदल चलते अपने घर पहुंची तो सुबह हो रही थी। जब माँ ने मुझे देखा तो वो रोने लगी, क्योंकि जब बेटियां सुबह सवेरे जहाँ रात को घर आ जाएं तो माँओं के दिल को डर सा लग जाता है। मैंने माँ से कहा कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं किसी के तानों में नहीं आऊंगी और बुरा नहीं होने दूंगी। मैंने सोच लिया था अगर मोहल्ले में किसी ने भी मुझे कोई बात सुनाई तो उसकी खैर नहीं होगी। और उस दिन मैं बिल्कुल बदल गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सारे मोहल्ले में मैं बदनाम हो गई कि मैं तलाक लेकर आ गई हूँ। लोग बातें सुनाने लगे, मगर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने नौकरी शुरू कर दी और खुद कमाने लगी, क्योंकि डिग्रियां तो मेरे पास बहुत थी। गरीबी के बावजूद मेरे शौक की वजह से माँ ने मुझे पढ़ाया था, लेकिन आज तक मुझे इन डिग्रियों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, जो अब मेरा सहारा बन गई थी। अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। मेरा दूसरा अनुभव गलत साबित हो गया और अब मैं कोई और अनुभव नहीं करना चाहती थी।
फिर मैंने काम ढूंढना शुरू किया। मेरे पास बीएड की डिग्री थी। 3 स्कूल में गई, 2 ने मना कर दिया। तीसरे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने कहा, तुम्हारी आंखों में दर्द है पर हिम्मत भी है, कल से आ जाओ, 25,000 की नौकरी लगी, सुबह 8 से 2 बजे तक। माँ ने कहा, मैं बच्चियों को देख लूंगी, तू बस मेहनत कर। 6 महीने बाद मैंने माँ के घर से थोड़ी दूर किराए पर एक कमरे का मकान ले लिया। छोटा था पर अपना था। दरवाजे पर अपना ताला था। उस दिन मैंने पहली बार चैन की सांस ली। आज 1 साल हो गया है। मैं स्कूल में टीचर हूँ। आराध्या 8वीं में है और क्लास में फर्स्ट आती है। निम्मी केजी में है और हर रोज माँ मुझे भी पढ़ाओ कहती है। रात को हम तीनों एक साथ खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, हंसते हैं। लोग अब भी ताने मारते हैं पर अब मैं जवाब देती हूँ, हाँ मैं तलाकशुदा हूँ, हाँ मैं अकेली हूँ, पर मैं अपनी बच्चियों के साथ सुरक्षित हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। कल आराध्या ने मुझसे कहा, माँ थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। मैंने उसे गले लगा लिया। उस दिन मुझे लगा कि भगवान ने सब कुछ छीन कर भी सबसे कीमती चीज दे दी, आत्मसम्मान और अपनी बेटियां। अब मुझे कोई डर नहीं, ना लोगों के तानों का, ना अकेलेपन का, क्योंकि जिस दिन एक माँ अपनी बच्चियों के लिए दीवार बन जाती है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।